नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आप कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें, कैसे दर्शन करें और कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो A to Z में सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता चलूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारकाधीश से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव को समर्पित है और भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है, क्योंकि इस मंदिर में द्वारकाधीश भगवान इनका रुद्राभिषेक करते थे। और कहा जाता है जो भी भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है, जाने अनजाने में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में द्वारका शहर के भेट द्वारकाधीश मार्ग पर स्थित है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धामों में से एक धाम द्वारकाधीश मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कब जाएं। तो यहाँ पर आप कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक रहता है, क्योंकि इस समय के यहाँ का मौसम काफी सुहाना और रंगीन रहता है, जिससे कि आपको पर्यटन स्थलों को घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ अगर आप चाहें तो सावन में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक व पूजन के लिए बहुत काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप कब आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। तो आप यहाँ पर बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस से आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी ट्रेन से जा रहे हैं, तो यहाँ का निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो द्वारका है, जो पूरे भारत के सभी क्षेत्रों से रेल के माध्यम से काफी जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट से बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन न मिले तो आप राजकोट जंक्शन के लिए, अहमदाबाद जंक्शन के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। फिर यहाँ से आप ट्रेन पकड़कर द्वारका ये रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको बाहर से बस या टैक्सी लेकर नागेश्वर मंदिर तक आप पहुंच जाएंगे। और द्वारका रेलवे स्टेशन से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है, जिसको वर्ष से पूरा करने के लिए आपको 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में लगता है। और वहीं से आपको शेयरिंग टैक्सी से आपको 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में होता है। अगर दोस्तों आप बाई एरोप्लेन से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ का निकटतम जो एयरपोर्ट है वो पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो देश से सभी हवाई अड्डों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर से सीधे एयरपोर्ट से जाकर आप पोरबंदर के लिए आ सकते हैं। और पोरबंदर एयरपोर्ट से नागेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 125 किलोमीटर के आसपास है, जिसको आप गुजरात राज्य सरकार द्वारा चलने वाली बस के द्वारा या फिर टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर पोरबंदर एयरपोर्ट से आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आपको 2000 रुपए से 3000 रुपए नागेश्वर टेम्पल के लिए चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप बस से नागेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप गुजरात राज्य विभिन्न स्टेशन से आप बस पकड़ कर यहाँ आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने वाहन से यहाँ आना चाहते हो, बड़े आराम से यहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य की सड़कें और काफी सुंदर और काफी अच्छी हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग अपनी गाड़ी, कार से या अपनी बाइक से यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अपना साधन नहीं है तो आप बाई बस, बाई एयरप्लेन से या बाई ट्रेन से आप बड़े अच्छे तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप बस पकड़ के या प्राइवेट टैक्सी पकड़ के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बड़ी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नागेश्वर में कहाँ स्टे करें। यहाँ पर स्टे करने के लिए कोई विशेष जगह नहीं है, इसलिए आपको द्वारका में ही स्टे करना होता है। यहाँ पर द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे, जिन्हें बुक करके आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज 250 से 500 के बीच में होता है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट होटल लेते हैं तो 600 रुपये से 1200 रुपये के बीच में होता है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो नॉन एसी का चार्ज 500 रुपये से 700 रुपये के बीच में पड़ेगा, और वहीं पर एसी का चार्ज 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच में पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करेगा कि द्वारका में आप किस प्रकार के होटल में रुकना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि नागेश्वर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा द्वारका ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय
20 रुपए देकर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। यह ट्रस्ट 2 स्लॉटों में चलता है, सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से 9:30 बजे रात तक चलता है। तो दोस्तों आप इस समय से यहाँ इस भोजनालय में पहुँचकर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ भोजन नहीं करना चाहते तो द्वारका में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट व स्ट्रीट फूड के आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहां पर आप जाकर 100 रुपए से 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप द्वारका की फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमने द्वारका का एक पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कैसे करें। वैसे तो भगवान शिव को समर्पित इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव 25 मीटर लंबी भगवान शिव की बैठी हुई मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक खुला रहता है, फिर सब शाम को 5 बजे से 9:30 तक खुला रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमें कहां कहां घूमना है। तो यहाँ आने से पहले सबसे पहले आप द्वारका टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 5 मंजिला चूना पत्थर से और रेत से निर्मित भव्य अद्भुत मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु बड़े दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मंदिर के अंदर और भी काफी मंदिर हैं, जहाँ पर बलराम, माता रुक्मिणी आदि कई सारे मंदिर जिनके आप दर्शन यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले गोमती घाट जाकर लोग गोमती नदी में डुबकी जरूर लगाते हैं। उसके बाद ही भगवान द्वारकाधीश के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप द्वारका बीच पर भी घूम सकते हैं। द्वारका बीच यहाँ के मंदिरों के बिल्कुल पास ही है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। और अरब सागर के तट पर यह बीच समय को बिताने के लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि ये अपनी समुद्री भ्रमण और पिकनिक के लिए काफी लोकप्रिय है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर बने रुक्मिणी देवी टेम्पल के भी दर्शन आप कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है और ये द्वारका का एक महत्वपूर्ण मंदिर भी है, जिसको देखने से पता चलता है यहाँ का स्थापित कला काफी प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों आप द्वारका जा रहे हैं तो यहाँ के स्थित रुक्मिणी माता के दर्शन जरूर करें। इसके साथ यहाँ पर आप गोमती घाट पर भी काफी घूम सकते हैं। विभिन्न तीर्थ स्थलों में और घाटों में से काफी प्रसिद्ध है और जहाँ पर गंगा नदी शक्तिशाली सागर से मिलती है। शास्त्रों की अगर माने तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो सीधे स्वर्ग से उतरती है। इसके अलावा आप यहाँ गोपी तालाब भी देख सकते हैं। लगभग 20 किलोमीटर लंबी ये झील पीले रंग की रेत से घिरी हुई है, जिनका प्रयोग भक्तगण अपने शरीर में तिलक लगाकर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गोपी तालाब वो तालाब जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचा करते थे। इसी के साथ आप यहाँ सुदामा सेतु भी घूम सकते हैं। सुदामा सेतु गोमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है, जो कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा के नाम पर बनाया गया है। और ये पुल आश्चर्यजनक पुल है और पौराणिक कथाओं के अलावा यह पुल नदी और अरब सागर दोबारे दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ बटकेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 500 साल ये पुराना है। और ये मंदिर मानसून के समय में ये मंदिर समुद्र में डूब जाता है। तो समुद्र के अंदर ये बनाया गया मंदिर काफी सुहाना और काफी खूबसूरत मंदिर है। तो इसके अलावा द्वारका में बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप वहां भी जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, जैसे गीता टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, मरीन नेशनल पार्क आदि द्वारका के पर्यटन रूप में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने में आपका कितना खर्चा आने वाला है। अगर दोस्तों नागेश्वर घूमने के लिए आप 2 डे 1 नाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुल खर्चा आपको 3000 रुपए से 4000 रुपए के बीच में लग सकता है, क्योंकि ये सारे खर्चे आप पर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर आप बजट होटल रुकते हो और कहाँ आप घूमते हैं, और इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए किस राज्य से आप किस शहर से जा रहे हैं और किस माध्यम से आ रहे हैं, ये सारे खर्चे आप पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो। चलते चलते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि यहाँ के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आने का ये प्रोग्राम बना सके। दोस्तों ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।